गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर में व्यापारिक बैंक वाला टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। पिछली क्लास में व्यापारिक बैंक के कार्य की तालिका अपन बना रहे थे, उसको कंटिन्यू अन्य कार्यों के अंतर्गत किया जाएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको 3 कार्य व्यापारिक बैंक के बता दिए, जिसमें जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, ग्राहकों के लिए एजेंसी के कार्य एवं सुविधाएं देना, ये सारे इंडेक्स के द्वारा हो गई थी। नेक्स्ट अन्य कार्यों की तरफ चलते हैं, जिसमें व्यापारिक बैंकों के द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि किए जाते हैं अन्य कार्यों के में। अन्य कार्यों में सबसे पहला जो आपका कार्य आएगा वो है व्यक्तिगत ऋण की सुविधा। ए डाल लीजिए यहाँ पर, व्यक्तिगत ऋण की सुविधा व्यापारिक बैंक के द्वारा दी जाती है अन्य कार्यों में। इसके बाद साझेदारी सर्टिफिकेट, साझेदारी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं PCS, कोष्टक में कर लेना। इसके अंतर्गत भी क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। साझेदारी सर्टिफिकेट PCS क्या होता है। नेक्स्ट आपका कार्य है, पहले 2 कार्य लिखिए अन्य कार्यों में। व्यक्तिगत ऋण की सुविधा, साझेदारी सर्टिफिकेट जिसको PCS बोला जाता है, साख हस्तांतरण की व्यवस्था करना, साख हस्तांतरण की व्यवस्था करना, ये भी अन्य कार्यों के अंतर्गत आएगा। साख हस्तांतरण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्राहकों के लिए धनराशि एकत्र करने का काम भी व्यापारिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। ग्राहकों के लिए धन राशि एकत्र करना व्यापारिक बैंकों के अन्य कार्यों के अंतर्गत आएगा। इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो अन्य कार्यों में, क्योंकि इसके और भी अन्य कार्य हैं वो किए जाएंगे। एकत्र तो करता ही है ये ग्राहकों के धन राशि को, साथ में जहां पर पेमेंट करना होता है उन पेमेंट करने का काम भी यह बैंक के द्वारा ही किया जाता है। तो ग्राहकों के लिए धनराशि एकत्र करना व भुगतान करना, पेमेंट करना, तो ये काम जो है इसके बदले में बैंक को कमीशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका साख कार्ड, इसको मैं साफ कर रही हूँ। फिफ्थ नंबर का जो कार्य है साख कार्ड, कुछ ऐसे विश्वास पात्र कस्टमर होते हैं जिनको बैंक उधार के कार्ड भी देता है जब उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है। तो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है यात्री चेक। आजकल यात्रा करने के लिए यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए, जोखिम से बचाने के लिए व्यापारिक बैंक के द्वारा यात्री चेक दिए जाते हैं, ताकि यात्री आराम से बिना किसी जोखिम के यात्रा कर सके। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है आपकी उपहार चेक। इसके बारे में
विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा कि उपहार चेक के रूप में व्यापारिक बैंक किस प्रकार से कार्य करती है या किस प्रकार से सुविधाएं प्रदान करती है। उपहार चेक के बाद अन्य कार्यों में आपके आएगा ताला बॉक्स व रात्रि सुरक्षा। ताला बॉक्स व रात्रि सुरक्षा, ये भी व्यापारिक बैंकों के अन्य कार्यों के अंतर्गत आ जाएगा। और नेक्स्ट आपका साख सृजन करना या जमा का निर्माण करना है। इस प्रकार व्यापारिक बैंकों के ये सारे कार्य हैं, दो प्राथमिक कार्य माने जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य एक आधुनिक बैंक के कार्य हैं। पहले बैंक सिर्फ ये दो ही कार्य करता था, लेकिन जैसे 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 समाज बढ़ता गया, विकास होता गया, डेवलपमेंट के लिए बैंकों के द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्य भी जो है ग्राहकों के लिए किए जाने लगे हैं, जिससे ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त हो और बैंक भी एक स्मार्ट वर्कर के रूप में काम करे। इस इंडेक्स को आपको एज इट इज़ एग्ज़ाम में ऐसी की ऐसी बनानी है। जब आपके व्यापारिक बैंकों के कार्य का बड़ा क्वेश्चन या व्यापारिक बैंकों के कार्यों की टिप्पणी वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस इंडेक्स को बनाने से एग्जामिनर को ये लगता है कि आपको व्यापारिक बैंक के जो कार्य हैं उनकी पूरी डिटेल पता है, और जब अपन इनका विस्तृत रूप से वर्णन करते चलेंगे तब आपको पॉइंट देख देख के डिटेल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसकी डिटेल नोट डाउन कर लो, इसके बाद इनकी डिटेल करेंगे। व्यापारिक बैंकों के कार्य में जो आपका सबसे फर्स्ट या सबसे मुख्य जो कार्य है वो है जमाएं स्वीकार करना। वापस हेडिंग डाल लीजिए, व्यापारिक बैंक के कार्य। फर्स्ट हो जाएगा जमाएं स्वीकार करना। जब इन कार्यों की इंडेक्स बनाई गई थी तो उसमें आपको बताया कि बैंक जो है चालू खाते के रूप में, बैंक बचत खाते के रूप में, बैंक अवधि जमा खाते के रूप में पैसा जमा करता है। तो ये आपका चालू खाता, बचत खाता, अवधि जमा खाता, इन तीन खातों में ग्राहक जो है बैंकों में पैसा जमा कराता है। बैंक उसकी चॉइस के आधार पर, उसकी चुनाव के आधार पर जो है बैंक पैसा जमा करता है। चालू खाता जो होता है वो व्यापारियों की सुविधाओं के लिए होता है। किसके लिए? व्यापारियों की सुविधाओं के लिए। व्यापारी हो गए, उद्योगपति हो गए की सुविधाओं के लिए। इसमें व्यापारी और उद्योगपति अपनी इच्छा के आधार पर जब उन्हें
माल बेचकर पैसा प्राप्त होता है वो उस पैसे को अपने पास ना रख के बैंक में चालू खाता खुलवाकर बैंक में पैसा जमा करा देते हैं और जब भी उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है तब वो अपने चालू खाते में से बैंक से पैसा निकालकर उस पैसे को काम में ले लेते हैं। इस प्रकार के खाते पर जो ब्याज की दर होती है वो न के बराबर या बहुत ही कम ब्याज प्रदान किया जाता है। इस खाते का जो उद्देश्य है उस खाते का उद्देश्य व्यापारियों को, उद्योगपतियों को सुविधा प्रदान करना है कि जब भी आपके पास पैसा आए माल बेचकर आप बैंक में पैसा जमा करा दो और जब भी आपको पैसों की आवश्यकता होती है आप पैसा निकाल कर उसको काम में ले सकते हो। ये जो खाता होता है ये जोखिम से बचने के लिए होता है, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा कि उस दुकान में चोरी हो गई, उस मकान से चोरी हो गई, तो इस प्रकार की चोरी की संभावनाओं को कम करने के लिए व्यापारियों के द्वारा ये पैसा बैंक में जमा कराया जाता है। बात करते हैं अपन बचत खाते की। बचत खाता जो है व्यक्ति जब आर्थिक क्रियाएं करके आय प्राप्त करता है उसमें से उपभोग करने के बाद जो सेविंग के रूप में पैसा जमा कराता है वो पैसा बचत खाते के अंतर्गत जमा किया जाता है। उस पैसे को बार बार निकाला नहीं जाता है। ये पैसा तो उसी समय निकाला जाएगा जब आपको वास्तव में पैसों की आवश्यकता होती है। इसमें जो ब्याज की दर होती है वो ठीक होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो ब्याज थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाता है। इसके बाद अवधि जमा करना की बात करते हैं अपन, तो अवधि जमा खाता है ये, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, इसको आप एफडी भी कर सकते हो, शॉर्ट नाम से एफडी बोल सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट नाम सुना होगा आप लोगों ने, एफडी कराई है पापा ने, इतने की कराई है, वो है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, बचत खाते में हालांकि ब्याज कम मिलता है लेकिन सेविंग धीरे धीरे इकट्ठी होती रहती है। अवधि जमा में जो ब्याज है वो अवधि की जमा पर डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए अपनी एफडी करा रहे हो या कितने टाइम पीरियड के लिए एफडी कराते हैं। जितनी ज़्यादा लंबी अवधि के लिए पैसा जमा कराया जाता है उस पर ब्याज उतना ही प्राप्त होता है। इस प्रकार इन दोनों खातों की अपेक्षा अवधि जमा खाते में जो ब्याज है वो अधिक मिलता है। ब्याज अधिक मिलता है किसमें, एफडी में। क्यों मिलता है, क्योंकि बैंक को ये पता होता है जिस बंदे ने एफडी कराई है, 1 साल की कराई है, 6 महीने की कराई है, 2 साल की कराई है, 5 साल की कराई है, तो जितने की भी कराई है बैंक को ये पता है कि ये जो ग्राहक है इस अवधि के बाद ही बैंक से पैसा निकालेगा, तो वो निश्चिंत हो जाता है। उस पैसे को वो जो है कहीं पर भी निवेश कर सकता है। तो इस प्रकार इसलिए इसमें ब्याज की दर ज़्यादा प्राप्त होती है। अवधि जमा खाते की अवधियाँ अलग अलग होती है, 3 माह, 6 माह, 9 माह, माह महीने से 12 माह, 1 वर्ष जिसको बोलते हैं, 2 साल, 5 वर्ष, मतलब अलग अलग अवधियाँ होती है। इस प्रकार परिवार के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चालू खाते में, बचत खाते में, अवधि जमा खाते में पैसा जो है जमा करा सकता है। ये जो चालू खाता होता है, बचत खाता होता है, इनमें ये पैसा जो है चेक के द्वारा भी निकाला जा सकता है, ये भी सुविधा प्रदान की जाती है। भारत में ये जो एफडी है, ये जो अवधि जमा है, इस अवधि जमा को मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं करते हैं। जो अपन ने मुद्रा की पूर्ति की 4 अवधारणाएं पढ़ी थी, 4 अवधारणाएं कौन कौन सी थी,
M1, M2, M3 और M4। ये लेसन पढ़ा अपन ने सेक्शन फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में। तो इन मुद्रा की पूर्ति में M1, M2, M3, M4, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था, जनता के पास करेंसी पड़ी थी जिसमें नोट और सिक्के आए थे, बैंकों की जो है मांग जमाएँ आई थी, पोस्ट ऑफिस की बचत जमाएँ आई थी, लेकिन अवधि जमाएँ नहीं आई थी। तो मुद्रा की पूर्ति में अवधि जमाओं को शामिल नहीं किया जाता। यह अवधि जमा जो होती है ये मुद्रा नहीं मानी जाती है, यह क्या मानी जाती है, मुद्रा के समीप मानी जाती है। क्या मानी जाती है, मुद्रा के समीप। मुद्रा नहीं मानते इसको, मुद्रा के समीप। मुद्रा के समीप का मतलब होता है मुद्रा के आस पास माना गया है इसको, न कि इसे मुद्रा माना गया है। ठीक है, यह आपकी अवधि जमाएं हो गई। इस प्रकार बैंक चालू खाते के रूप में, बचत खाते के रूप में, अवधि जमा के रूप में परिवारों की, व्यक्तियों की जमाएं स्वीकार करने का कार्य जो है बैंकों के द्वारा किया जाता है। और सभी जमा खातों पर ब्याज की जो दर होती है वो अलग अलग प्रदान की जाती है। सबसे ज़्यादा जो ब्याज की दर होगी वो आपकी अवधि जमा खाते की होती है, क्योंकि बैंक को ये पता होता है कि ये बंदा जितनी अवधि इसने फिक्स की है उस अवधि के बाद ही, यानी अवधि परिपक्व होने के बाद ही पैसा लेने के लिए आएगा। तो बैंक उस पैसे के लिए निश्चिंत हो जाता है और उस पैसे को जो है अच्छे ब्याज पर या जो है निवेश कर देता है या सरकार को उधार दे देते हैं। जैसा भी काम होता है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसका जो है इस डिटेल को नोट डाउन कर लो। ये आपको बता ही दिया मैंने, अवधि जमा खाता मुद्रा नहीं है, अवधि जमा खाता यानी अवधि जो एफडी है इसको मुद्रा नहीं माना गया है, इसको क्या माना गया है, मुद्रा के समीप माना गया है। कि जब अवधि परिपक्व हो जाएगी, जो आपको बॉन्ड मिलेगा, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट जब अवधि परिपक्व हो जाएगी उसके बाद वो सर्टिफिकेट जब आप बैंक में जमा कराओगे उसके बाद वो आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये मुद्रा नहीं है, क्या है, मुद्रा के समीप है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जमाओं के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट की नई स्कीम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं। सेकंड कार्य लिखिए, जमाओं के प्रमाण पत्र या जमाओं के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट CDS की स्कीम। जमाओं के प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट CDS की स्कीम। यह जो स्कीम है CDS की स्कीम या जमाओं के प्रमाण पत्र की जो स्कीम है ये मार्च 1989 में, मार्च 1989 में जो है RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाओं के सर्टिफिकेट की एक नई स्कीम जो है प्रारंभ की थी, शुरू की। जमा की अवधि 3 महीने से 1 वर्ष तक होती है। ये जो आपकी जमा की अवधि है इसकी अवधि कहाँ तक होती है, 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक। टाइम फिक्स किया हुआ है कि 3 महीने से लेके 1 वर्ष तक होगी। ये सर्टिफिकेट बट्टे पर या अंकित मूल्य पर जारी किए जाते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें जितना भी पैसा ग्राहक के द्वारा जमा कराया जाता है उसमें
अंकित मूल्य के आधार पर बट्टा या कमीशन जो है वो काटकर पैसा ग्राहक को दे दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए के से कम 1 करोड़ रुपए तक के न्यूनतम आकार के सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। पैसों की अगर अपन बात करते हैं, 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के न्यूनतम आकार के सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, जिसकी अवधि मैंने आपको बता दी 3 महीने से लेकर 12 माह तक या 1 साल तक होती है। ये सर्टिफिकेट जो होते हैं 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के, इन सर्टिफिकेटों पर जो है अंकित मूल्य या बट्टे की जो दर है वो जारी की जाती है। बैंक इन पर जो है उधार नहीं दे सकता है, बैंक इन पर उधार नहीं दे सकता है और न ही इन्हें आगे चलकर वापस जो है खरीद सकता है। इस प्रकार जमाओं के प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट की स्कीम जो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा मार्च 1989 में जो है प्रारंभ की गई थी। यह एक महत्वपूर्ण मौद्रिक अस्त्र है जिसके नियमों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। जब भी रिजर्व बैंक को ये लगता है कि इस CDS की जो स्कीम है इसमें वृद्धि या कमी करनी है, तो वो अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग कमी या वृद्धि कर सकता है। यही इतनी सी स्कीम है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जो है जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन व्यापारिक बैंक के दूसरे प्रमुख कार्य के बारे में, जो कि है उधार देना या ऋण देना। उधार देना या ऋण देना व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्यों के अंतर्गत, प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत आएगा। ये रुपये उधार देना बैंक का दूसरा मुख्य कार्य होता है, ये आपको मैंने बता ही दिया है। बैंक के इस कार्य से कृषि क्षेत्र है, उद्योग है, व्यापारिक क्षेत्र है, इन सब का विकास होता है। चाहे आप इसको प्राथमिक क्षेत्र ले लो, द्वितीयक क्षेत्र ले लो, तृतीयक क्षेत्र ले लो, तीनों ही क्षेत्रों में जो है बैंकों के द्वारा उधार दिया जाता है और तीनों ही क्षेत्र प्राप्त उधार से उत्पादन कार्य करते हैं, उत्पादन क्रिया करके आय प्राप्त करते हैं, आय प्राप्त करके अपने विकास को आगे बढ़ाते हैं। भारत के कई बड़े व्यापारिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण मुख्यतः इसीलिए किया गया था ताकि बैंकों पर लोगों का विश्वास बना रहे और साथ में कृषि क्षेत्र है, लघु उद्योग हैं, वृहद उद्योग हैं और साथ में समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उन सब कमज़ोर वर्ग को ऋण की सुविधा मिल सके, जिससे धनी वर्ग तो धनी हो जाता है साख सजन या उधार लेकर, ऋण लेकर, लेकिन जो कमज़ोर वर्ग हैं वो पूंजी के अभाव में जो है विकास नहीं कर पाता है। तो बैंक का ये उद्देश्य रहता है कि समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, ये समाज के जो कि पिछड़े हुए वर्ग हैं, उन पिछड़े हुए वर्गों को भी जो है आय बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाए। इस प्रकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों के द्वारा जिस क्षेत्र में, यानी कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, जहाँ पर उत्पादन क्रियाएं होगी। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र, जहाँ पर उत्पादक क्रियाएं होगी, उत्पादन क्षेत्र यानी उत्पादक क्रियाओं के लिए उधार दिया जाएगा, अनुत्पादक कार्यों के लिए नहीं। तो आप यहाँ पर उत्पादक कार्य कर दो, उत्पादक कार्यों के लिए। उत्पादक कार्य कौन से कार्य कहलाते हैं? वह कार्य जिनसे उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जो कि उत्पादन कार्यों से रिलेटेड होते हैं, इसमें बैंकों के द्वारा जो उधार दिया जाएगा इसमें ब्याज की दर कैसी होगी, उसमें ब्याज की दर कम होगी। कैसी होगी?
ब्याज की दर कम होगी। तभी तो व्यक्ति व्यापारी जो है कम ब्याज की दर पर ज़्यादा पैसा उधार लेके ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में जो है निवेश कर सकता है। बैंक की लगभग 2/3 उधार की राशि जो है ब्याज की नीची दरों पर ही दी जाती है। यानी ब्याज की दर कैसे रखी जाती है? कम रखी जाती है। और 2/3 का मतलब होता है लमसम (66 या 67% जो उधार दिया जाएगा वो वहाँ पर ब्याज की दर कैसी होगी? नीची होगी। कहने का मतलब प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को जो है पैसा ज़्यादा दिया जाता है। बैंक का उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज प्राप्त करूं। बैंक का ये उद्देश्य होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र यानी उत्पादन कार्यों के लिए ज़्यादा पैसा उधार दिया जाए, ताकि उत्पादन बढ़े, व्यापार बढ़े, रोजगार बढ़े, आय बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, राष्ट्रीय आय बढ़े और देश की विकास दर बढ़े। व्यापारिक बैंक निम्न विधियों से ग्राहकों को ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं। तो अपन ने जब इंडेक्स बनाई थी, अपन ने जब सारणी बनाई थी, उसमें आपको ऋण या उधार देने में अलग अलग जो प्रक्रियाएं थी, जिसके अंतर्गत नगद साख है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, इसके अलावा जो है आपका बिलों की खरीद व कटौती है, ऋण व अग्रिम सुविधाएं हैं। ये सारी चीज़ें अपन उधार देने के अंतर्गत अलग अलग पढ़ेंगे। इसके बाद उधार देना या ऋण देना में जो आपका नगद साख आएगा या नगद साख के अंतर्गत जब अपन बात करते हैं तो उसमें नगद साख किस प्रकार से ग्राहक को दिया जाता है, कैश रूप में किस प्रकार से पैसा प्राप्त होता है, उसको पैसा क्यों चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। हेडिंग डालिए आप लोग नगद साख। नगद का मतलब कैश, साख का मतलब उधार। नगद साख, इसमें ऋण देना भी कार्य या उधार देना के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है आपका नगद साख। इस व्यवस्था में बैंक जो है व्यापारी को कच्चे माल के रूप में, अर्धनिर्मित माल के रूप में, तैयार माल में से संबंधित व्यवसायी को या व्यापारी को एक सीमा तक रुपया उधार दे सकता है कि किसी व्यापारी को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, कच्चा माल खरीदने के लिए चाहिए, अर्धनिर्मित माल खरीदने के लिए चाहिए, या माल को बनाने के लिए चाहिए, मशीनों को खरीदने के लिए चाहिए, श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए पैसा चाहिए, और भी बहुत सारे खर्चे जो होते हैं वो सारे नगद साख के अंतर्गत आते हैं। उधार लेने वाला जो व्यक्ति होता है, जो व्यापारी होता है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार जो है ऋण की राशि का उपयोग करता जाता है। जितना उसे जिस चीज़ के लिए पैसा चाहिए उतना पैसा वो उसका यूज़ करके व्यापार को शुरू करना, व्यापार जो है वो शुरू कर सकता है। इस अवधि में काम में ली गई राशि पर ही ब्याज देना होता है। कहने का मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता है, वो बैंक से उधार लेता है और उसने 5 लाख रुपए तक का 5 लाख रुपए तक की लिमिट का लोन लेने का प्रस्ताव रखा है। उस 5 लाख रुपए तक की लिमिट उसको प्रदान की जाती है। अगर उसने उस 5 लाख में से 3 लाख रुपए ही काम में लिए हैं, 3 लाख रुपए ही काम में लिए हैं, तो जो व्यापारी है, जो ग्राहक है, उससे 5 लाख रुपए का ना लेकर उससे 3 लाख रुपए का ही ब्याज लिया जाएगा। ये तो उसकी लिमिट है कि उसको 5 लाख रुपए तक की पैसे की आवश्यकता थी, बैंक ने इतना पैसा दे दिया, लेकिन वास्तव में वो कितना पैसा यूज़ कर रहा है उतना पैसा ही ग्राहक को जो है बैंक को देना पड़ता है। इस अवस्था में उन उधार लेने वालों को जो है ज़्यादा
वित्त प्राप्त हो सकता है जिनके पास गिरवी रखने के लिए माल ज़्यादा होता है। कई बार जो है बैंक ऐसे ही पैसा नहीं देता है, बैंक को जमानत के लिए पैसा चाहिए, बैंक को जमानत चाहिए होती है ग्राहक की। तो जिन व्यक्तियों के पास गिरवी रखने के लिए जमानत के तौर पर ज़्यादा चीज़ें होती है, ग्राहक को उतना ही पैसा बैंक दे देता है। जैसे किसी के पास ज़मीन पड़ी है, किसी के पास कोई उद्योग पड़ा है, किसी के पास सोना पड़ा है, किसी के पास और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो गिरवे के रूप में बैंक में रखकर उसके आधार पर जो है उधार ले सकता है। आपने देखा होगा गोल्ड लोन, गोल्ड के आधार पर जितना आप गोल्ड बैंक के पास रखोगे वो गोल्ड सुरक्षित रहता है, उस आधार पर आपको पैसा उधार मिल जाता है। व्यापारी व उत्पादक नगद साख को ही ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें कैश पैसा चाहिए होता है कच्चा माल खरीदने के लिए, मशीनें वगैरह खरीदने के लिए, श्रमिकों को पैसा देने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नगद साख को ही काम में लेते हैं क्योंकि यह एक लचीली प्रणाली होती है। लचीली का मतलब जितना पैसा चाहिए, जितना कम चाहिए तो कम ले लो, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ले लो। तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे कम ज़्यादा करवा सकते हैं और इसकी जो लागत आती है, इसकी जो कॉस्ट आती है वो भी कम आती है। कहने का मतलब ब्याज की दर जो होगी वो ब्याज की दर कम होती है क्योंकि मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि बैंकों का जो उद्देश्य होता है वो उत्पादन क्रियाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना होता है और उत्पादक क्रियाओं के लिए जो पैसा दिया जाएगा उस पर ब्याज की दर कैसी होगी? कम होगी। इस प्रकार नगद साख के आधार पर व्यापारी, ग्राहक, उद्योगपति जो है कैश रूप में पैसा उधार ले सकता है। जितना पैसा वो काम में लेगा उसी के आधार पर उसे उधार दिया, ब्याज लिया जाता है। इसके बाद ओवरड्राफ्ट की बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।